So hello, a very good evening to all, right? And welcome to the class. क्या करने वाले हैं हम लोग इस क्लास में? तो हम लोग अपना थर्मोडायनेमिक्स ही कर रहे थे, तो उसी को ही कवर करने वाले हैं पूरा। तो अब हम लोग करना है कि किस तरीके से हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं, राइट? सो व्हाट इज द मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस? तो उसी को हमें देखना है कि अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करना है तो मैं किस तरीके से उसको कैलकुलेट करूंगा। तो ध्यान से देखो बेटा कि हम क्या यहाँ पे यूज करते हैं। तो कैलोरीमीटर इज द apparatus, राइट? कैलोरीमीटर इज द apparatus विच इज यूज टू मेजर द हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? जो यूज होता है हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए। तो जनरली जब भी तुमसे यहाँ कोई पूछे तो क्या बताओगे कि कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज होता है हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए, ठीक है? नाउ एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इफ वी नो द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर दैट इज डब्ल्यू, ठीक है? तो एक डब्ल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोगों का वाटर इक्विवेलेंट होता है कैलोरीमीटर का, और मास एम एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। मान लो जो लिक्विड है जिसका हम लोगों को मेजर करना है, ठीक है? तो अगर हम लोगों को ये चीज पता होती है, राइट, अगर हम लोगों को ये चीज पता होती है, देन इफ यू नो द वाटर इक्विवेलेंट, राइट, इफ यू नो द वाटर इक्विवेलेंट of the calorimeter W, mass M, and a specific heat, right, of the liquid and the initial and the final temperature of the calorimeter, then the heat of reaction is calculated. किस तरीके से calculate होगा? Then the heat of the reaction is calculated by using this formula, ठीक है? तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप heat of the reaction को कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या है फॉर्मूला, जरा देखो एक बार फटाफट। तो फॉर्मूला है बेटा हम लोगों के लिए Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम इंटू एस इंटू टी टू माइनस टी वन, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है हम लोगों का Q का। तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम इंटू एस स्पेसिफिक हीट माइनस इंटू टी टू माइनस टी वन, जो कि हम लोगों का यहाँ पे टेम्परेचर रहने वाला है, ठीक है जी? तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा एक तो ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब देखो, इन वाटर द कैलोरीमीटर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वाटर के अंदर जो कैलोरीमीटर का प्रेशर होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है। तो इन वाटर कैलोरीमीटर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, डज इट गिव द हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। और हम सबको पता है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहलाता है बेटा? ऑलवेज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी, ठीक है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा इंटरनल एनर्जी था, उसी तरीके से हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमारा क्या कहला रहा है? तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग का डेल्टा एच कहलाता है। तो ये चीज हम लोगों को अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है? तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी डाउट है। सब ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए बेटा अब देखो। नाउ तो इन बॉम्ब कैलोरीमीटर द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो दो दो चीजें याद रखनी है, एक वाटर कैलोरीमीटर है, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर है। तो दोनों में क्या क्या फर्क याद रखना है आप लोगों को कि अगर मैं वाटर कैलोरीमीटर की बात करूं तो वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वहां से हम क्या मेजर कर रहे हैं बेटा? तो वहां से हम लोग मेजर करने जा रहे हैं अपने, वहां से हम लोग मेजर करने जा रहे हैं डेल्टा एच को, ठीक है? किसको? डेल्टा एच को। तो वहां पे हम डेल्टा एच को मेजर करेंगे। उसी तरीके से बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से हम किसको मेजर करके क्या मेजरमेंट कर रहे हैं? तो बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से हम मेजरमेंट कर रहे हैं बेटा अपना इंटरनल एनर्जी का, ठीक है? तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दोनों के लिए लिख रखा है, आप दोनों ध्यान से देख सकते हो दोनों फॉर्मूला क्या क्या आ रहा है। तो दोनों फॉर्मूला क्या क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे देखने को, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, ये रहा, दैट इज डब्ल्यू प्लस एम इंटू टी टू माइनस टी वन इंटू स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन, राइट? सो इस तरीके से आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप क्लियर होगा ये चीज, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। डन। चलिए नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं जिससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आराम से। तो क्या है क्वेश्चन बेटा, ये जरा ध्यान से देखना कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि 0.6 ग्राम ऑफ मीथेन इज सब्जेक्टेड टू अ कंबस्शन, ठीक है? 0.6 ग्राम ऑफ मीथेन इज सब्जेक्टेड टू अ कंबस्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस। कितने पे? एट 27 डिग्री सेल्सियस इन अ बॉम्ब डाई कैलोरीमीटर सिस्टम, यानी इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर सिस्टम पे ये हो रहा है, ठीक है? अब देखिए बेटा आगे क्या कहता है। द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर सिस्टम इंक्लूडिंग वाटर वॉज फाउंड टू राइज बाई 0.5 डिग्री सेल्सियस। कितना राइज हो रहा है? फाउंड टू राइज बाई 0.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। सो आपको क्या निकालना है? हीट ऑफ कंबस्शन निकालना है यहाँ पे मीथेन का, ठीक है? तो यू हैव टू कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। तो बेटा देखो क्या क्या गिवन है, हम लोग को मास गिवन है,
साफ साफ। तो मास कितना गिवन है यहाँ पे, साफ साफ मास हम लोगों को गिवन है कि मास इज इक्वल टू 0.16 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है। तो मास से रिलेटेड तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मास की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। आगे देखो बेटा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हम लोग को सबको पता है मीथेन का। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आ रहा है 16 निकल के। कितना आ रहा है? 16 निकल के। तो मॉलिक्यूलर मास भी हम लोगों को पता लग गया कि मॉलिक्यूलर मास जो निकल के आ रहा है वो हम लोग को आ रहा है यहाँ पे 16। क्लियर है? अब देखिए बेटा, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है 0.5। तो हाँ, और यहाँ पे हम लोग को सी की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी दे रखी है। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी दे रखी है वो भी देख लो। तो स्पेसिफिक हीट की जो हमें वैल्यूज दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 17.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो 17.7 किलो जूल पर मोल, ये हम लोग का स्पेसिफिक हीट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म कर दो फटाफट, ये वाली चीज क्लियर है सबको? डन। ये क्लियर है? चलिए बेटा, तो यहां तक हम लोग को ये सारी चीजें पता है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दो। दैट इज डेल्टा आई, वी ऑल नो दैट कि डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, सी इंटू डेल्टा टी इंटू एम, यही होती है। ठीक है, डेल्टा सी इंटू डेल्टा टी इंटू एम। तो बस हम लोगों ने वहीं पे वैल्यूज को पुट कर दिया है, डेल्टा सी की वैल्यू को पुट किया, डेल्टा टी की वैल्यू को पुट किया, और एम की वैल्यू को पुट किया। तो इस तरीके से हम वैल्यूज पुट करके फाइनल वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी हमारा कितना आ गया? दैट इज -885 किलो जूल। तो 885 किलो जूल हमारी इसकी वैल्यूज निकल के आ गई। जल्दी बताइए बेटा, ठीक है ये चीज? क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। तो ये तरीका हो जाएगा हमारा इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने का। नाउ नेक्स्ट देखो, अब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पीज हम लोगों को पढ़नी है कि एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, उसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, इन सभी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, किसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो बेसिकली बेटा, द एंथैल्पी चेंज व्हेन द 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, है ना, जब 1 मोल कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहा है तो उस समय जितनी भी एंथैल्पी चेंज हो रही है, ठीक है, यानी द एंथैल्पी चेंज व्हेन द 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड from element in their most stable state of aggregation is called enthalpy of formation। उसी को हम क्या बोलते हैं? enthalpy of formation। तो याद रख लेना, enthalpy of formation को कैसे डिफाइन करोगे कि भाई कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है, amount of enthalpy change when the 1 mole of a compound is formed। ठीक है, कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड जब फॉर्म्ड हो रहा है तो कितना एंथैल्पी वहां पे चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? चलो, बहुत बढ़िया। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे मैंने बोला कार्बन है, तो कार्बन और ग्रेफाइट का मैंने रिएक्शन कराया, ठीक है, C+2H2, और C+2H2 का रिएक्शन करा के हमारा बना CH4। क्या बना है, किसका फॉर्मेशन हुआ है? CH4 का फॉर्मेशन हुआ है। तो C+2H2 गिव्स अस CH4, और यहाँ पे एंथैल्पी निकल रही है डेल्टा एच। डेल्टा एच कितना निकल रहा है बेटा? तो साफ साफ यहाँ पे गिवन है, डेल्टा एच की वैल्यू -74.8 किलो जूल। कितना गिवन है? -74.8 किलो जूल। तो ये वैल्यूज गिवन है, -74.8 किलो जूल। नाउ द above enthalpy change under the standard condition, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दो कि अगर प्रेशर आप 1 atm कर देते हो और टेम्परेचर आप 298 केल्विन कर देते हो, देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसको आप स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलने वाले हो और किसको आप नॉर्मल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलोगे। तो कुछ नहीं बेटा, जब भी ये वाली चीज आ जाती है हम लोगों की, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हमेशा हम बोलेंगे स्टैंडर्ड। जब भी हम टेम्परेचर को 298 केल्विन कर दें और बाकी जो हमारा ये है दैट इज अ प्रेशर, उसको 1 atm कर दें, तो जब भी हम प्रेशर को 1 atm और टेम्परेचर को इतना कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, अब देखो बेटा, तो ये क्लियर हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, ठीक है, यानी जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उस समय हम उसको क्या बोलेंगे कि ये हम लोगों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो उसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना आप सभी लोग कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप कैसे डिफाइन करने वाले हो। डन। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या कहानी है और इसकी वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज को। अब यहाँ पे देखो, आपको ना 3 इक्वेशन दे रखी है, दैट इज KOH प्लस HCl, ये सारा चीजें हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब हम इससे क्या बोला है यहाँ पे? अब हमसे ये बोल रहा है कि जब आपको ये वैल्यूज गिवन है, दैट इज KOH
प्लस HCl गिव्स अस KCl प्लस H2O, देन H2 प्लस हाफ O2, ये भी आपको गिवन है। देन आपको जस्ट वैल्यूज किसकी निकालनी है वो देखना है आपको। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज किसकी निकालनी है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको वैल्यूज किसकी कैलकुलेट करनी है। तो हम लोगों को यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है सिंपली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl, कि भाई KCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा ये निकालना है हम लोगों को। तो चलो देखते हैं कि KCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों का यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है। डन। चलिए बेटा देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे एम क्या है, ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले आप एम निकालना कि आप लोगों का एम क्या है इसमें। तो हमारा एम तो यही है बेटा कि हम लोगों को KCl निकालना है, ठीक है। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, KCl। एक सेकेंड। राइट। यस बेटा, यू आर ज्वाइनिंग वेरी वेरी लेट, बहुत ही लेट ज्वाइन किया है। हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस क्लास को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। अब आप यहाँ से देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को यहाँ पे कवर करना है, ठीक है, कि क्या है वो इम्पोर्टेंट चीज। सो जस्ट वेट, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं।
ठीक है, देखो। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है बेटा? ज्वाइन नहीं किया तुमने अभी? एनी प्रॉब्लम? ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ जल्दी। कोई नेटवर्क इशू हो, कुछ भी हो? ठीक है, तो चलो देखो। नहीं ज्वाइन किया कोई बात नहीं बेटा, आप इसको देख लेना, है ना। चलो, तो हमारा यहाँ पे एम क्या है? सो वी हैव टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केसीएल। हम लोग को यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केसीएल निकालना है। तो किस तरीके से आप हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केसीएल निकालोगे? ठीक है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केसीएल ऐसे निकालोगे बेटा, सबसे पहले एम लिखना होता है आप लोगों को। तो एम लिखो। अब आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है केसीएल। तो आप केसीएल कैसे बना सकते हो? इनको, ये जो इक्वेशन तीन गिवन है ना, तीन चार पांच, इनको देख के तो हमें साफ साफ पता लग रहा है बेटा कि अगर मुझे केसीएल के लिए के चाहिए, Cl2 चाहिए, देन डेफिनेटली हम लोग केसीएल बना लेंगे। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो 2k+Cl2 ये हम लोग को दे देगा 2kCl। हम्म। तो ये हम लोग का एक प्लान है कि हाँ 2k चाहिए, Cl2 चाहिए, इससे हम लोग को आसानी से क्या मिल जाएगा? 2kCl मिल जाएगा। डन। तो ये हम लोगों का हो गया 2kCl। अब देखो बेटा, ये चीज कैसे अचीव हो सकती है? ठीक है, ये चीज कैसे अचीव हो सकती है? यहाँ पे आपके पास ये इतने इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को देख के बताना है कि आप ये चीज को कैसे अचीव कर सकते हो बाय गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये एंथैल्पी निकालना है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इक्वेशन थ्री में ये दिख रहा है आप लोगों को, इक्वेशन थ्री बेटा, दैट इज इक्वेशन थ्री, इक्वेशन फोर। यानी अगर आप इक्वेशन थ्री देखो तो वहां से आपको Cl2 दिख रहा है साफ साफ। तो इक्वेशन थ्री में आपको Cl2 दिख रहा है। डन। उसी तरीके से अगर आप इक्वेशन फोर देखो, इक्वेशन फोर, तो वहां पे आपको के दिख रहा है। यानी साफ साफ लग रहा है कि भाई थ्री और फोर को तो ऐड करना ही है। ठीक है, तो थ्री और फोर को तो ऐड करना ही है, क्योंकि इधर से एक से के मिल जाएगा, एक से Cl2 मिल जाएगा, तो केसीएल बन गया अपना। और माइनस किसको करना है? तो माइनस इक्वेशन फिफ्थ को कर दो। क्यों? क्योंकि फिफ्थ इक्वेशन को अगर आप माइनस करोगे ना, तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी, मतलब केसीएल उधर चला जाएगा। तो आसानी से हमारा इन तीन इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। यानी पूरा काम हमारा जो है, ये सिर्फ इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से ही सॉल्व हो जाएगा। तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यानी क्या करना है बेटा आपको? कुछ नहीं। इक्वेशन, ये देखो मैं लिख रहा हूं, इक्वेशन वन लो ऑफ थ्री प्लस
इक्वेशन 4, उसमें इक्वेशन 4 को ऐड करो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 लो, इसमें इक्वेशन 4 को आप ऐड कर दो, आसानी से हो जाएगा ऐड। उसके बाद क्या करो, उसके बाद देखो, तो इक्वेशन 3 और 4 से के और सीएल मिल जाएगा, है ना, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप इस इक्वेशन को देखो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करो, किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो केसीएल सॉलिड बनाना है हम लोगों को, है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केसीएल। तो अगर आपको केसीएल बनाना है तो फिफ्थ इक्वेशन को माइनस कर दो, बस ये काम करना है। जैसे ये 3 स्टेप करोगे आप इजीली वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इक्वेशन 3 के लिए एंथैल्पीज की वैल्यूज गिवन है, ये रहा 164, 487 और 18.4, बस इसी वैल्यू को पुट करके हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग इन वैल्यूज को चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, कि हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना। देखो, so the enthalpy change when the one mole of solid substances, ठीक है, the enthalpy change when the one mole of solid substances is converted into its liquid state, यानी कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है जब एक मोल सॉलिड सब्सटेंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, यानी the enthalpy change when the one mole of a solid substance is converted into its liquid state at its melting point is called enthalpy of fusion। ठीक है, देखो, जैसे कि ionic solid have a high values of enthalpy of fusion as compared to the molecular solid, तो ये एक नोट इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग, है ना। डन, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ये क्लियर हो गया सबको। चलो, अब आता है इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को आप कैसे समझोगे। डन, ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का क्या कहानी है, किस तरीके से आप एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को आइडेंटिफाई करोगे, किसको बोलोगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। देखो, the enthalpy change, the enthalpy change that accompanies vaporization of one mole of a liquid, है ना, यानी the enthalpy change that accompanies, यानी वो enthalpy change जिसमें vaporization होता है एक मोल लिक्विड का at its boiling point is called enthalpy of vaporization। ठीक है, यानी the enthalpy change कितना हो रहा है वन मोल ऑफ लिक्विड का at its boiling point is called the enthalpy of vaporization। High value of enthalpy of vaporization show that द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब किसी का अगर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली बोलेंगे उसके अंदर कोई मजबूत बॉन्ड है, जैसे हम बोलते हैं ना इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, है ना। सो द एंथैल्पी चेंज place that vaporization of one mole of liquid at its boiling point is called the enthalpy of vaporization, and high value of enthalpy of vaporization show the presence of a stronger force of attraction। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट आ गया हम लोग का एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, यानी इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन द वन मोल ऑफ सॉलिड सब्लिमाइज, मतलब एक मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए वेपर में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, है ना, यानी इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन द वन मोल ऑफ अ सॉलिड सब्लाइम्स कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू अ गैसियस स्टेट at a temperature below its melting point, जिसका टेम्परेचर बिलो हो इट्स मेल्टिंग पॉइंट के, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा सब्लिमेशन एच, है ना, यानी डेल्टा सब्लिमेशन एनर्जी या एंथैल्पी कैसे निकालोगे, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, यानी इन दोनों को अगर आप प्लस कर देते हो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन और डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द एंथैल्पी सब्लिमेशन। ठीक है, आसानी से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। चलो, नाउ अब आता है नेक्स्ट हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कि भाई ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमारा क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से आप इसको समझते हो, क्या है ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो देखो, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब when one mole of the substance is completely burnt in oxygen or air is called enthalpy of combustion, है ना, यानी कितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रहा है और एब्जॉर्ब्ड हो रहा है when a one mole of the substance is completely burnt in oxygen or air। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब जब एक मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न कर देते हैं इन ऑक्सीजन और एयर, एंड इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। किससे डिनोट करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा सी एच, है ना। अब देखो क्या होता है,
फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास CH4 है प्लस 2O2 है, तो ये हमें क्या देगा, CO2 देगा प्लस 2H2O देगा, ठीक है, CO2 देगा प्लस 2H2O देगा। तो दो चीजें मिलती है, CO2 और 2H2O। डन। अब देखो बेटा, अब देखो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। दिस इज बिकॉज हीट इज ऑलवेज इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन, है ना। यानी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। व्हाई? दिस इज बिकॉज हीट इज ऑलवेज इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन, यानी हीट ऑलवेज इवॉल्व होता है कंबशन के दौरान। नाउ द ग्रेडिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स एंड वेरियस फ्यूल्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, है ना। यानी बहुत सारे ग्रेडिंग होता है जो फूड आर्टिकल्स का या वेरियस फ्यूल्स का, उसको कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नाउ इफ हीट ऑफ कंबशन इज मेजर इन किलो कैलोरी जूल और किलो जूल पर ग्राम, देन इट इज कैलकुलेटेड फॉर द 1 ग्राम, है ना। यानी आप ध्यान से समझना, ये कैलोरीफिक वैल्यू को आप कैसे डिफाइन करते हो। जैसे मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर वुड है, या इसकी मैंने बोला कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जब वो 1 ग्राम बर्न करेंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जो 1 ग्राम बर्न करने पे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी प्रोड्यूस करे उसको हम बोलते हैं कि इसकी कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। यानी जितने भी फूड आर्टिकल्स एंड वेरियस फ्यूल्स है ना, उस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, राइट। इफ द हीट ऑफ कंबशन इज मेजर इन किलो कैलोरी पर ग्राम और किलो जूल पर ग्राम, यानी कैलकुलेटेड फॉर 1 ग्राम, 1 ग्राम की बात हो रही है, it is called the calorific value, right? In other words, the amount of heat produced in calorie or kilojoule or joule when the 1 gram of substance, that is food or fuel, is completely burnt or oxidized is called calorific value. तो मैथमेटिकली कैलोरिफिक वैल्यू सीवी को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच, यानी कंबशन का एंथैल्पी डिवाइडेड बाय मास 1 ग्राम के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, कोई भी फ्यूल की जो ग्रेडिंग होती है, फूड की ग्रेडिंग होती है कि भाई ये कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसकी कैलोरिफिक वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है कि अगर मैं वुड की बात करूं तो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू देखो कितना है, 17 है। चारकोल की बात करूं तो 33 है। कैरोसिन की बात करूं तो 48 है। मीथेन की बात करूं 55 है। एलपीजी की बात करूं तो 55 है। हाइड्रोजन की बात करूं तो 150 है। फूड में अगर मैं देखूं, मिल्क की बात करूं 3.1 है। एग की बात करूं 6.7 है। राइस की बात करूं 16.7 है। शुगर की बात कर लो 17.3। बटर की बात कर लो 30.4 हो गया। घी बात करो 37.6। तो ये सबकी एक कैलोरिफिक वैल्यू दे रखी है आपको आइडिया लगाने के लिए। यानी आउट ऑफ द फ्यूल लिस्टेड, हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट सीवी कैलोरिफिक वैल्यू, राइट। However, it is not used as a domestic or industrial fuel due to some technical problems, right? Because the production of hydrogen is very difficult, तो उसको नहीं बनाया जा सकता, तो कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके चलते हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल जल्दी यूज नहीं करते हैं, राइट। ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और फूड, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज क्वाइट लो। नाउ आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर निकालना है सभी को फटाफट जल्दी से। तो क्या है क्वेश्चन भाई, तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि यू हैव डेल्टा एच फॉर कंबशन ऑफ इथेन एंड इथाइन आर गिवन, विच इज अ बेटर गैस वेल्डर। तो भाई इसका कैलोरिफिक वैल्यूज निकाल लेते हैं, जिसका कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा आएगा वही बेटर गैस वेल्डर होगा, है ना। तो यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ इथेन और इथाइन गैस, तो दोनों की वैल्यू लेते हैं। यानी डेल्टा एच कंबशन एच, पहले इथेन का ले लें, दैट इज C2H6, तो इथेन का लेते हैं, कितना है, -341.1 किलो जूल पर मोल, राइट। सिमिलर वे में अगर मैं बोलूं कंबस्शन एंथैल्पी, इथाइन दे रखा है ना, हाँ, दैट इज C2H2, ठीक है। तो इसका कितना दे रखा है, -3110, ठीक है। यूनिट लिख लो दोनों का, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, तो किलो कैलोरी इसका यूनिट हो गया दोनों का। अब देखो बेटा, अब क्या करना है, तो ये किलो पर कैलोरी, किलो पर कैलोरी तो यूनिट हो गया। अब हमें पता है कि ये किसके लिए है, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो 30 ग्राम है, यानी 30 ग्राम, 30 ग्राम C2H6, 12 दूनी 24 और 6 30, तो 30 ग्राम कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, -341.1 किलो कैलोरी। तो हमें तो 1 ग्राम के लिए देखना है, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा बेटा, -341.1 डिवाइडेड बाई 30। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 11.37, ऑलमोस्ट 11.37
किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप उसकी बात करो तो इसका कितना हो जाता भाई, तो इसका आ जाता, इसका मॉलिक्यूलर मास देखो 24 2 26 है ना, तो 26 ग्राम इज इक्वल टू -3110 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना आ जाता, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू -3110 डिवाइडेड बाई 26। तो इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है लगभग 11.92 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब बताओ भाई किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इथाइन की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर इथाइन की वैल्यू ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, इथाइन इज अ गुड वेक्टर, गुड और अ बेटर गैस वेल्डर, कि इथाइन एक अच्छा गैस वेल्डर की तरह हमारे लिए काम करेगा एज कंपेयर टू इथेन। ठीक है, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज्यादा आया है, तो सीवी इसकी ज्यादा आई है, यानी सीवी कैलोरीफिक वैल्यू है इथाइन के लिए वो ज्यादा आया है, इसीलिए दे एक्ट एज अ गुड बेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो अब आता है हमारे पास कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलोगे। तो बेसिकली द एंथैल्पी चेंज व्हेन द वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन अ फेयरली डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हीट और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना। यानी कितना एंथैल्पी चेंज होता है जब एक इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड को न्यूट्रलाइज करता है बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस इन अ फेयरली डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हीट और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसी को हीट और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एन एच, उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा एन एच से। डन। तो कोई भी पूछे तो डिफाइन कर सकते हो आसानी से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कि एंथैल्पी चेंज व्हेन द वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द वन इक्विवेलेंट ऑफ एन बेस इन अ फेयरली डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हीट ऑफ और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। भाई एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। तो देखो यहाँ पे, तो जब HCl, एक मोल HCl को एक मोल NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हम लोग को एक मोल NaCl मिलता है प्लस वाटर मिलता है, एंड डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना निकल के आया, -13.7 किलो कैलोरी। तो ये इसकी वैल्यूज निकल के आती है। नाउ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, और हमेशा कितना होता है, 13.7। कितना होता है बेटा, 13.7 कांस्टेंट होता है एकदम, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, और 57.1 किलो जूल भी बोल सकते हो आप, वो कैलोरी में था पर इक्विवेलेंट और ये किलो जूल में। दिस इज बिकॉज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। नाउ व्हाट अबाउट द वीक एसिड। सो फॉर अ वीक एसिड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस, और अ स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट अ वीक बेस, ठीक है, और अ वीक एसिड अगेंस्ट अ वीक बेस, तीन केस हो सकते हैं ना, कि भाई एक तो था स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो गया, अब है वीक एसिड ले लो स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, अब वीक बेस ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, या दोनों को वीक वीक ले लो, दैट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज इज ऑलवेज लेस देन 13.7 किलो कैलोरी, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 13.7 से कम होगी। Why? This is because here some heat is used up in the ionization of acid or base, right? However, for the HF, delta NH is higher due to the high hydration of fluoride. तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। कैसे करोगे क्वेश्चन अगर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे आता है कुछ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो क्या याद रखना है कि भाई जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस होती है ना, दे आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, राइट, दस इट इज ऑलवेज हैव अ नेगेटिव वैल्यू, तो इसकी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव वैल्यूज होगी। नाउ the heat of neutralization of an acid or base can be easily determined in a laboratory with the help of polythene or polystyrene bottle, है ना। यानी जो heat of neutralization होता है acid का और base का, it can be easily determined in the laboratory, right, with the help of a polythene or polystyrene bottle. Now, what are the calculation for the calculation of the neutralization, right? Enthalpy of neutralization. So we all know that Q is the mass of the solution. Q, that is a heat, is equal to mass of the solution into a specific heat into change in temperature difference. So this formula we already know for the calculation of specific heat. We know that is Q, that is heat is equal to mass of the solution into a specific heat into temperature difference, T2 minus T1. Now, enthalpy of neutralization is Q upon 100 into 1000 into 1 by X. So, where T1, T2 are the temperature, Q is the heat change in the reaction, and X is the normality of acid or base we are using. ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है, नहीं अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कि क्या एनर्जी यहाँ पे निकलेगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे ही है पूरा। या चलो ये मैं क्वेश्चन एक करा देता हूँ, उसके बाद से आप लोग करना। तो यहाँ बोला है when the 50 ml of 1 molar HCl with the 50 ml of 1 molar NaOH
द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ। तो क्या बनेगा भाई, तो हमें पता है ये बनेगा NaCl प्लस H2O। नाउ ये दे रखा है व्हेन द 50 ml ऑफ 1 मोलर HCl, तो 50 ml ऑफ 1 मोलर HCl। तो भाई ये HCl है और ये दे रखा है 50 मोलर, 50 ml सॉरी, 50 ml ऑफ 1 मोलर HCl। तो ये हम लोगों ने 50 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया है हम लोगों का, राइट। तो यहाँ से मोल निकल जाएगा। तो कितना मोल आ रहा है, अगर मोल निकालने की कोशिश करो भाई, क्या होता है नंबर ऑफ मोल, याद है ना सबको। नंबर ऑफ मोल इज नथिंग बट कंसंट्रेशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे, कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो निकालते थे नंबर ऑफ मोल। जैसे हम लोग कंसंट्रेशन, चलो आप इसकी वैल्यू सबको पता होगा, जब आप मोलैरिटी मोलैरिटी कुछ भी निकालते हो कंसंट्रेशन, तो क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मान लो मैं नंबर ऑफ मोल निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल निकाल रहा हूँ। तो वही हमने यूज किया है, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम है और वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, दैट इज कितना वॉल्यूम ले रखा है वहां पे हम लोगों ने। तो देखो क्या आ रहेगा नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है 50 ml ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। सो ये तो आ गया हम लोग का 0.25 मोल, है ना, 0 0। तो ये आ गया भाई 0.25। तो 0.1 मोलर HCl विद द 50 ml ऑफ 1 मोलर NaOH। तो डेटा सारा हम लोग गिवन है ना, एक बार चेक कर लो। 50 ml ही है, मतलब ऑब्वियसली बात है भाई, ये 1 मोलर कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ भी दे रखा है आपको 50 ml एंड 50 ml ही दे रखा है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि भाई ये कितना कैलकुलेट कर रहा है। तो पूछा था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो 1 मोल के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी होती है बताओ। तो 1 मोल के लिए तभी भी पड़ी थी कि भाई 57.1 होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस है तो होता है ना 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए होता है ये वैल्यू 57.1, है ना। अब हमें यहाँ पे कितना मोल है, तो हमें मोल निकालना है बेटा बस, ठीक है। तो मोल के लिए आप कैसे निकालोगे बताओ। 1 मोलर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। 1 मोलर का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल डिजोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे हमने वही निकाल दी वैल्यू, तो ये कितना आ गया था 0.05 मोल, 0.05 मोल, 0.25 नहीं बेटा, 0.05 मोल। तो भाई 1 मोल के लिए इतना है, तो 0.05 मोल के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 57.1 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 2.9 किलो जूल, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये है बेटा। तो अब नेक्स्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, वहां फिर आगे डिस्कस करेंगे, टिल इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, राइट। सो थैंक यू।